हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टीवर्डी। आज हमारे साथ है हमारे दोस्त पीयूष, जो कि आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट है। और आज हम इस सीरीज में, जो कि नाम है जिस सीरीज का इंस्टी एक्सप्रेस, इसमें हम लोग जा रहे हैं आईआईटी कानपुर के इनसाइट्स के बारे में जानने। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे जहाँ पे लोग रिव्यूज देते हैं, बट वो क्या एक बंदा सारे कॉलेज का रिव्यू दे सकता है? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग ने क्या किया कि हर एक कॉलेज के हर एक स्टूडेंट को जाकर उनसे कांटेक्ट किया, उनसे जाके उनसे पूछ रहे, ये उनके मुंह से ही हम लोग सुनने चाह रहे हैं कि क्या इनसाइट्स है उस कॉलेज का, क्या जो हम उनके बारे में, उस कॉलेज के बारे में सुनते हैं वो सच है या गलत है, क्या उसके अंदर की सच्चाई है, ये सब हम उस कॉलेज के स्टूडेंट के बारे में जानना चाहते हैं। तो थैंक्स पीयूष, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तो मेरा पहला सवाल पीयूष आपसे ये है कि आपका क्या पर्टिकुलर कोई क्या रीजन था जो आपने आईआईटी कानपुर चूज किया? जैसे कि जो भी लोग इस बार काउंसलिंग वगैरह दे रहे होंगे उन लोग को आइडिया होगा कि आपके पास कॉलेज और मतलब आप कॉलेज को और ब्रांच को अलग अलग नहीं देख सकते हो, आपको कॉलेज में ब्रांच देखना होता है। तो अगर मेरी रैंक के हिसाब से मुझे आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी रुड़की में सीएससी और आईआईटी कानपुर में इलेक्ट्रिकल का चुनने का मुझे मेरे एक अंकल ने सलाह दी कि बेटा, अगर जैसे कि मेरा अगर देखा जाए तो मुझे मेरा यूपीएससी के तरफ भी थोड़ा रुझान है। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि इलेक्ट्रिकल में आपके पास, अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो भी आपके पास जितनी भी सीएससी वगैरह की कंपनी है वो भी खुलती है। आप गेट वगैरह, आईईएस वगैरह ये सब भी दे सकते हो। यूपीएससी में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकते हो। और जहाँ तक कॉलेज की बात है तो कानपुर ओल्ड आईआईटीज में काउंट होता है, इसलिए मैंने आईआईटी कानपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके। तो पीयूष, मेरा अगला सवाल ये है कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो होता है वो रैगिंग के लिए बहुत फेमस होता है। जैसा कि हमने बहुत सारे मूवीज वगैरह में भी देखा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज तो रैगिंग के लिए फेमस है। तो आईआईटी कानपुर के रैगिंग के कल्चर के बारे हाँ, में कुछ बताएं। और अगर कोई रैगिंग का केस अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है तो उससे कैसे डील किया जाता है, इसके हाँ। बारे में भी थोड़ा बताएं। जैसे बहुत वाइडली प्रैक्टिस किया जाने वाला तो कल्चर नहीं है रैगिंग का, बट एक आध इंसिडेंट जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो हुआ था, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी सीवियरली डील किया था। जो लोग रैगिंग करते हुए पाए गए थे उनको बाकायदा 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था कॉलेज से। कॉलेज ऑन पेपर तो रैगिंग फ्री है, बट अगर आप रैगिंग करते हुए पाए जाते हैं तो आपको स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट देता है इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसा कि पीयूष ने बताया कि जब ये फर्स्ट ईयर में थे तो कुछ ऐसा केस हमने सुना था कि रैगिंग वगैरह होता है। तो इसके साथ काफी स्ट्रिक्टली उस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके साथ हैंडल किया। 1 ईयर का पूरा सस्पेंशन लग गया। 1 ईयर का सस्पेंशन लगना बहुत बड़ी बात होती है कॉलेज में, एक स्टूडेंट के लाइफ में भी। और ये आई थिंक तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली डील किया जाता है ये सब रैगिंग के बारे में। तो पीयूष, हमारा अगला सवाल ये है कि हॉस्टल रूम्स जो है पुराने आईआईटीज में, ऐसा है कि बहुत अच्छे हॉस्टल रूम्स नहीं रहते हैं पुराने आईआईटीज में। तो हॉस्टल रूम का क्या कंडीशन, मतलब मुझे कैसा रूम मिलेगा? क्या 5 स्टार टाइप रूम मिलेगा या फिर बस एक कमरा रहेगा जहाँ पे एक बेड रहेगा मेरे लिए? नहीं, हॉस्टल्स बहुत पुराने आईआईटीज में भी जो पुराने हॉस्टल्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, बट अच्छे नहीं हैं बाकी हॉस्टल्स से। तो मैं भी एक आध इंजीनियरिंग कॉलेज और घूम के आया तो बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में तो फिर भी बहुत बेहतर है। बट जो नए हॉस्टल्स बन रहे हैं वो तो काफ़ी वेल इक्विप्ड हैं, काफ़ी रूम भी स्पेशियस है। तो नए हॉस्टल्स काफ़ी अच्छे हैं। बाकी हॉस्टल्स में आपको काफ़ी फैसिलिटीज मिल जाती है। पहला बात तो आईआईटीज बहुत बड़े बड़े हैं तो आपको कभी घुटन जैसा महसूस नहीं होगा। हमारे आईआईटीज में स्पेशली आपको हर हॉल का अपना वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन है। आपको हॉस्टल के अंदर ही आपका टीवी रूम होता है, स्टडी रूम होता है, कंप्यूटर रूम होता है, रीडिंग रूम होता है, अंदर ही कैंटीन होता है हर हॉस्टल में। तो बहुत खराब हॉस्टल नहीं बोल सकते हैं। इनफैक्ट अगर मेरे पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो हॉस्टल्स काफ़ी अच्छे ही हैं। आई इन जनरल आईआईटी में भी और आईआईटी कानपुर में तो खासकर बहुत अच्छे हॉस्टल्स हैं। एमिनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं हॉस्टल्स में। हर हॉस्टल में आपको स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ है, फ्लडलिट, बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह सब चीज़ें। तो पीयूष, मतलब अगर मुझे अपना रूम साफ सफाई करवाना हो, क्या इसके लिए कोई स्पेशल बंदा आता है या फिर मुझे खुद से साफ सफाई करना पड़ेगा, या कपड़ा धोने के लिए क्या उसकी फैसिलिटीज है, ये सब भी मैं जानना चाहूंगा। रूम सफाई की बात है तो एक बंदा आता है हफ्ते में 3 से 4 दिन ऑलमोस्ट, और वो रूम आपका साफ कर देगा, आपके रूम को पोछा लगा देगा, झाड़ू लगा देगा। और जहाँ तक कपड़ा साफ करने की बात है, हर हर विंग में एक वॉशिंग मशीन है।
या फिर बहुत हॉस्टल्स में एक वॉशिंग रूम है जिसमें 8-10 वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा धोबी का भी सुविधा है, जो कि धोबी हफ्ते में 2 बार आता है और काफ़ी डिसेंट प्राइस लेता है, बहुत एग्जॉर्बिटेंट प्राइस नहीं, चार्ज नहीं करता है वो। हफ्ते में 2 बार आता है, आपका कब धोना, टेंशन करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो जैसा कि हमारे दोस्त पीयूष ने बताया कि हफ्ते में 3-4 दिन रूम सफाई हो जाती है, ना कि आईआईटी बॉम्बे टाइप जिसमें महीने में 1 बार या 2 बार सफाई होती है। और वॉशिंग मशीन की भी सुविधा है हर विंग में। एक विंग का मैं बता देता हूँ, जैसे एक जो भी हॉस्टल होता है वो 3-4 विंग्स में जनरली बटा रहता है उसके एरिया के वाइज, सेम एरिया वाइज। तो हर विंग में एक वॉशिंग मशीन रहता है जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रहता है, जहाँ बच्चे जाके अपना कपड़ा धो सकते हैं। तो मेस की फूड की बात नहीं, कर जैसे लेते हैं। हमारे हॉस्टल की बात है आयुष, तो हाँ पीयूष। एक यहाँ तक हमारे हॉस्टल का विंग का है तो लगभग 400 बच्चे हैं हमारे हॉस्टल में, और 12 विंग होगा ऑलमोस्ट। तो मतलब 30 बच्चा पे एक वॉशिंग मशीन तो मान सकते हो। तो 30 बच्चे पे एक वॉशिंग मशीन आई थिंक काफी ज्यादा है, मतलब इतना तो रिक्वायर्ड नहीं होता, 30 बच्चे एक साथ कपड़ा नहीं धोएंगे ऑब्वियसली। और एक एक करके वो सीक्वेंस वाइज बच्चे अपने आप हाँ। मेंटेन कर लेते हैं कि कैसे हमें कपड़ा धोना है। तो नेक्स्ट हम आते हैं अपने खाना पे, कि हाँ। खाना जो है कोटा में बच्चे जाते हैं बहुत गंदा खाना खाकर आगे जाते हैं। कोटा में 2 साल बहुत झेल चुके रहते हैं कि भाई खाना तो बहुत खराब है कोटा का। तो मेस में जो खाना मिलता है आईआईटी में, तो उसका खाना का क्वालिटी क्या रहता है, क्या उसका क्या मेन्यू रहता है? कुछ मेन्यू के बारे में एक जनरल कुछ आप बता सके तो अच्छा रहेगा। जैसे कि पहली बात तो मेस चार्जेस बहुत कम है उसके, और एक अच्छी बात है आईआईटीज में कि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन है। तो स्टूडेंट्स का बहुत से रहता है कि मेस में कैसा खाना बन रहा है, मेस क्या बन रहा है। इनफैक्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट जो हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इनफैक्ट मेन्यू भी चेंज करा सकते हैं। वो लोग मॉनिटर करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल कैसा चल रहा है फूड का। जहाँ तक हमारे mess की बात, हमारे इसमें एक जूस काउंटर अलग से है जिसमें आपको आइसक्रीम, फ्रूट चाट, जितना वैरायटी का आपको फल होता है, मिक्स जूस, शेक वगैरह वो सब मिलता है। उसके ऐसे ऑन डिमांड काउंटर्स भी है जिसमें आप एक के सारे आइटम्स, ऑमलेट, फ्राइड एग, ये सब बनवा सकते हो। एक काउंटर पे आप दाल फ्राई ये सब करा सकते हो, जो कि बहुत मिनिमल रेट पे, मतलब एक दाल फ्राई हम लोग के यहाँ 5 रुपए में करता है। ओके। आप आलू फ्राई करा सकते हो, पनीर भुर्जी बनवा सकते हो, ये सब हुआ। और बाकी हम लोग के मेस में ट्वाइस अ वीक नॉनवेज कंपलसरी है, मतलब मिलता है, वेज नॉनवेज दोनों बेसिक में इंक्लूडेड है। और बाकी ऑलमोस्ट 4 to 5 days दोनों टाइम आपको डिनर में और लंच में आपको नॉनवेज का ऑप्शन रहता है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो वो भी बहुत मिनिमलिस्टिक रहता है कि आपको 70 रुपए में मटन मिल जाएगा। तो मेस अच्छा है। तो खाना अगर तो काफी घर का अच्छा खाना मिलता है। जैसा तो नहीं है बट खाना तो काफी अच्छा मिलता है, क्वालिटी भी मिलता है बहुत अच्छा, और मेन्यू वाइज भी बहुत ही डाइवर्सिफाइड चीजें हैं। किसी को नॉनवेज चाहिए तो नॉनवेज में भी अलग अलग हाँ। वेराइटीज मिल रहे हैं। और दूध वगैरह का क्या सीन है, क्या दूध मिलता है क्या डेली? हाँ, दूध डेली मिलता है। ब्रेकफास्ट में हम लोग के 2 ऑप्शन रहता है, एक जो जनरल मेन्यू है, और एक आपको ऑप्शन रहता है कि आपके पास ब्रेड और बटर आप कभी भी खा सकते हो। तो ब्रेड बटर वाले लोग को कॉर्नफ्लेक्स मिलता है। दूध सबके लिए रहता है, जिसमें दूध में आपको 3 ऑप्शन रहता है, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान और नॉर्मल मिल्क। उसके अलावा आपके पास चाय का ऑप्शन रहता है। तो दूध में ये सब रहता है। उसके अलावा आपको स्प्राउटेड डेली बेसिस पे मिलता है, मूंग, चना, प्याज, टमाटर, नींबू, ये सब। और ब्रेड भी 2 क्वालिटी का रहता है, अगर आपको ब्रेड खाना है, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। क्वालिटी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट बटर भी मिलता है तो अमूल का मिलता है, जैम मिलता है तो किसान का मिलता है। तो वो सब में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। तो आई तो गेस आईटी में आपको इस सब के बारे में चिंतित भी नहीं होना चाहिए। काफी चिंता करने के लिए अलग चीजें रहती हैं। तो जैसा कि हमारे दोस्त ने बताया कि दूध में भी वेराइटीज मिलती है, 3 तरह की वेराइटी दूध में है। फिर उसके बाद ब्रेड में भी 2 तरह की वेराइटी है। तो आपको वेराइटीज की चिंता नहीं करनी, आपको आपके पसंद का हर चीज यहाँ पे मिल जाएगा। बिल्कुल। और कभी अगर क्वालिटी में ऐसा कुछ हो गया, क्वालिटी खराब हो गई या फिर ऐसा कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो इसके साथ कैसे डील किया जाता है? या ये कोई स्टूडेंट बॉडी डील करती है या फिर अथॉरिटी डील करती है इसके साथ? देखिए, हर चीज़ का हॉस्टल में, हॉस्टल जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है उसमें प्रेसिडेंट रहता है, जो कि स्टूडेंट्स के बीच से आता है। मेक्स एग्जीक्यूटिव, मेस सेक्रेटरीज वगैरह रहते हैं, वो भी स्टूडेंट्स के बीच से आते हैं। तो लोग जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, हमारे आईआईटीज में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलता है मेस।
तो उनको भी ये दिक्कत रहता है कि बच्चे लोग अगर रिपोर्ट कर दिए, स्पेशली प्रेसिडेंट या मिस सेक्रेटरी हमारे अगेंस्ट में कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है या फिर टेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा अगले साल। तो इसलिए स्टूडेंट्स का डायरेक्ट भी चलता है। और जो मेस सेक्रेटरी होता है एज अ होल मेस का इंचार्ज होता है, हेड, क्या बनेगा नहीं बनेगा, तो उसकी बात को जनरली लोग मानते हैं। और बाद बाकी हर चीज़ का हेड वार्डन होता है हॉस्टल का। अ, तो मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एकदम रिडंडेंट जैसा कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, या आप अगर कुछ बहुत इम्पैक्ट कर रहा है कोई खाना तो आप उसको बदलाव भी कर सकते हो, उसको इम्प्रूव भी करा सकते हो। तो उसके अलावा कैंटीन है ही हर हॉस्टल में। तो क्या ये हर हॉस्टल में एक ही जिसमें कैंटीन कैंटीन रहती है में, क्या? हाँ हमारे यहाँ हर हॉस्टल में एक कैंटीन है, मतलब वेल प्रॉपर कैंटीन है जिसमें आपको नॉन वेज, वेज, समोसा, चाट वगैरह सब चीज़ मिलता है। और प्राइस जैसा कि मैंने बोला हर जगह बहुत कम है, तो प्राइस यहाँ भी बहुत कम है। कैंटीन में आप प्रॉपर एक लंच अपना कर सकते हो 100 रुपीज़ में, नॉन वेज लंच, चिकन प्लस रोटी। रोटी 2 रुपए का मिलता है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो कैंटीन में बता देता हूँ, वो एक रेस्टोरेंट के टाइप होता है जहां आप जाके जो ऑर्डर करना है ऑर्डर करके प्ले आप अपने मन से ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में ऑर्डर करते हैं। तो इंटरनेट जो होता है वो किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट का एक लाइफलाइन कहें या फिर ब्लड कहें, हाँ जो कह दे वो तो होता है। तो इंटरनेट स्पीड के बारे में मैं जानना चाहूंगा, क्या इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छा रहता है हमारे मोबाइल में जैसा स्पीड आता है, जैसे जियो वगैरह स्पीड देता है, क्या उससे अच्छा स्पीड देता है क्या? कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, फार बेटर, आई वुड से फार बेटर। एक तो पूरे कॉलेज में वाईफाई का कवरेज है, वो भी 2-3 वाईफाई का कवरेज है, एक टाइम में आपको 2-3 ऑप्शन अवेलेबल रहता है। उसके अलावा हर रूम में आपको इथरनेट कनेक्ट करने का है, पॉइंट है, इथरनेट पॉइंट है, हर विंग में आपको 2 से 3 वाईफाई राउटर लगा हुआ है। तो पूरा कैंपस वेल कनेक्टेड है और स्पीड भी काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा आपको कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप डेली बेसिस पे इतना ही यूज़ कर सकते हो, या फिर टाइमिंग का भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप क्लास आवर में नहीं यूज़ कर सकते हो या आप नहीं यूज़ कर सकते हो। अनलिमिटेड नेट है और बहुत फास्ट नेट है, तो नेट का तो कोई इशू मेरे हिसाब से आज तक फेस करने का मौका नहीं मिला आपको। तो इसका कोई स्पेशल चार्ज देना पड़ता है क्या ये इंटरनेट यूज करने का? क्योंकि इंटरनेट तो काफी हाँ, लाइक अनलिमिटेड स्पीड और उसके अनलिमिटेड इंटरनेट भी है, तो इसका कोई स्पेशल चार्ज है क्या? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि सेमेस्टर जब शुरू होता है तो जो फी हम लोग पेमेंट करते हैं उसमें 500, आई गेस 500, बहुत सारे चीज का फी ऐड होता है, 500 1,000 करके, तो उसमें आई गेस नेट का भी एक 500 या 1,000 का ऑप्शन रहता है जो कि ऐड हो जाता है। तो आपको वन वन टाइम पेमेंट करना होता है 1 सेमेस्टर के लिए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, 1,000 या 500 ही अगर पड़ रहा है आपको पूरे सेमेस्टर। आईआईटीज और एनआईटीज बनाने का मेन मोटिव था कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हम अपने देश के स्टूडेंट्स को दे सके। तो हम जानना चाहेंगे कि आईआईटी कानपुर में रिसर्च फैसिलिटीज या फिर जो रिसर्च कोई बंदा अगर करना चाहता है, कोई स्टूडेंट अगर गया वो उसको मन है रिसर्च करने का, तो उसको प्रोफेसर्स या फिर कोई स्टाफ कितना हेल्प करता है, क्या वो अपने से रिसर्च कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके बारे में बात जानना चाहेंगे। आपने एकदम सही बोला कि आईआईटीज वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास रिसर्च को इम्पार्ट करने के लिए इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था। और मेरा मानना है कि आईआईटी कानपुर उस पर पूर्णतः खरा उतरता है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत पॉजिटिव रहा है। मैंने अपने सेकेंड ईयर में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर के अंडर 5G कम्युनिकेशन पे रिसर्च प्रोजेक्ट किया, और मुझे बहुत पैर नहीं घिसना पड़ा था उनसे ये रिसर्च प्रोजेक्ट लेने के लिए। और उन्होंने थ्रू आउट द पीरियड काफ़ी अच्छे से मेंटर किया मुझे। मैं और मेरा एक और फ्रेंड कर रहा था, तो हम दोनों एक PhD असाइन था, एक एमटेक असाइन था, और हम चारों लोग मिलकर उस पर काम कर रहे थे। और मेरे काफ़ी दोस्त रिसर्च इंटरेस्ट, जो लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं वो लोग उसको काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छे मैनर में परस्यू करते हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव। इनफैक्ट मुझे लगता है कि प्रोफेसर, वो लोग बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं उनके प्रति वो बायस रहते हैं कि हाँ इनको तो जरूर मदद करना है। और जहाँ तक आईआईटी कानपुर की बात है, वहाँ पे एक स्पेशल, आई गेस, मुझे पता नहीं बाकी आईआईटीज में है कि नहीं, बट यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है आपके थर्ड ईयर के एंड में, इनफैक्ट फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में, कि आप अपना कोर्स को 4 ईयर से 5 ईयर कन्वर्ट कर सकते हो डुअल डिग्री में, आई मीन बीटेक प्लस एमटेक। सो आई मीन
ये मेनली आपको रिसर्च के लिए, मेरे हिसाब से रिसर्च को ही ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया होगा। उसके अलावा हमारे यहाँ पे हमारा आईआईटी अकेला आईआईटी है इंडिया में जिसके पास एक अपना विंड टनल है, जो कि एरोस्पेस मॉडलिंग वगैरह में काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड है, उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा हमारे यहाँ दो तीन स्पेशल लेबोरेटरीज नए नए खुले हैं, स्पेशली रिसर्च को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। सो रिसर्च के लिए आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से आईआईटी कानपुर में। एक मैं सुना था कि आईआईटी कानपुर में हवाई पट्टी है, आईआईटी कानपुर का खुद का, क्या ये सच है कि हाँ, या मिथ है? नहीं नहीं, एकदम सच बात है। आईआईटी कानपुर का अपना एक एयर स्ट्रिप है, 1 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप है आईआईटी कानपुर के पास, जिसमें सात सात इनफैक्ट ग्लाइडर्स भी हैं, जिसमें से बच्चों को मौका भी मिलता है जिसमें से बैठने का बहुत नॉमिनल फीम है। इनफैक्ट मैं खुद एक बार प्राइवेट ग्लाइडर से उड़ा हूँ अपने कैंपस के ऊपर। तो पीयूष, हॉस्टल लाइफ यहाँ जो तक होता है। इनफैक्ट, हाँ पीयूष, कुछ बोल रहे थे आप, सॉरी। नहीं नहीं, जैसे यूपी के सीएम वगैरह भी आते हैं कानपुर विजिट में, तो हमारी एयर स्ट्रिप पे लैंड करते हैं ओके ओके। उसके बाद वो लोग वहां से जाते हैं। तो पीयूष, हॉस्टल लाइफ जो होता है वहां पे सीनियर और जूनियर का जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत मायने रखता है। बहुत सारे मूवीज में भी देखा है कि सीनियर जूनियर वहां पे एज ए सीनियर जूनियर नहीं रहते, एक फ्रेंड की तरह रहते हैं। तो आईआईटी कानपुर में सीनियर जूनियर का जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? मतलब वो लोग क्या सपोर्टिव है, या फिर वो लोग बहुत परेशान करते हैं, रैगिंग टाइप करते हैं? रैगिंग तो नहीं क्या होता है, बट वो सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इस पे मैं जानना नहीं, जिस साल हमारे साल थोड़ी कंप्लेन हुई थी उस साल थोड़ा रिलेशनशिप डिटोरिएट जरूर कर गया था हमारे बैच के बीच और हमारे सीनियर्स के बीच में। बट जब से वो लोग वापस आ गए, जो लोग सस्पेंडेड हुए थे, तो माहौल काफी ठीक हो गया, माहौल बैक टू नॉर्मल हो चुका है। और आई थिंक सीनियर जूनियर के बीच में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो हम लोग सीनियर्स को भी नाम से ही बुलाते हैं। मतलब हम फोर्थ ईयर हैं तो हम एमटेक पीएचडी, या फिर फर्स्ट ईयर भी मुझे मेरे नाम से ही बुलाता है। चाहूँ। ओके तो आई ओके। थिंक कंपेनियनशिप वाला स्पिरिट है, सीनियर जूनियर वाला बहुत स्पिरिट है ही नहीं। फ्रेंड्स वाला, कंपेनियन वाला स्पिरिट स्ट्रॉन्गर है। और एक और सवाल है जो बहुत जनरल सवाल है, कि बहुत सारे ये रिसर्च में भी पाया गया कि बहुत सारे जो गार्जियंस होते हैं वो अपने बेटियों को दूर के कॉलेज में नहीं भेजना चाहते हैं। जैसे अगर कोई कॉलेज उनके आसपास है तो वो चाहते हैं कि मैं वहां पर ही भेजूं। सेफ्टी एक रीजन होता है। तो आप अपने कॉलेज को फॉर द गर्ल सेफ्टी 1 to 10 में कितना रेट करेंगे? 10 बीइंग द सेफेस्ट, आप कितना रेट करेंगे? और अपने कॉलेज में गर्ल्स सेफ्टी के लिए कुछ बताएं। 9, 9 तो जरूर रेट करूंगा मैं अपने कॉलेज को वुमेन सेफ्टी में। क्योंकि जहाँ तक हॉस्टल की बात है, तो हॉस्टल वो लोग का काफ़ी अच्छा वेल इक्विप्ड हॉस्टल है। हमारे यहाँ हर हॉस्टल के बाहर एक गार्ड रहता है, चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल हो या गर्ल्स हॉस्टल हो। गर्ल्स हॉस्टल में या गर्ल्स को भी बॉयज़ हॉस्टल में एंट्री के लिए आपको अपनी आईडी कार्ड सबमिट करनी पड़ेगी। और जहाँ तक हमारे यहाँ एक वुमेन सेल नाम से स्पेशल सेल है गर्ल्स सेफ्टी के लिए, जिसमें अगर किसी लड़के के खिलाफ या किसी भी जो आदमी मिसबिहेव कर रहा है उसके खिलाफ, इनफैक्ट प्रोफेसर्स के अगेंस्ट भी अगर कोई केस जाता है, तो उसको काफी स्ट्रिक्टली, काफी कंसर्न वे में डील किया जाता है। मतलब ओके। हमारे यहाँ लोग बच के ही रहते हैं कि भाई गलती से भी अगर उसमें फंस गए तो बहुत पंगा हो जाएगा। डिग्री भी मोस्ट केसेस में अगर सीवियर आप सच पाया जाता है तो मोस्ट केसेस में आपको डिग्री पे भी दिक्कत आ सकती है कि आपकी हो सके आपकी डिग्री भी नहीं मिले। ओके ओके। और आईआईटीज वगैरह में जनरली बहुत ज्यादा स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स आते हैं। कुछ परसेंटेज रहता है जो हर साल आते हैं स्पेशली एबल्ड का। तो आपका कॉलेज जो है ये कितना डिसेबल्ड फ्रेंडली है? मतलब बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो 100% डिसेबल्ड फ्रेंडली होता है, तो अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका कॉलेज में है क्या, मतलब ऐसा कुछ फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए? हाँ, जैसे कि हमारे कॉलेज में एक तो ये तो बहुत नॉर्मल सा नियम है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग को ग्राउंड फ्लोर पे रखा जाता है। मेस में उनको एक, उनके इंटर होते ही उनको एक मेस वर्कर उनके लिए खाना वगैरह उनका सब चीज़ ध्यान रख लेता है, उनको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जितना भी एकेडमिक एरिया है उसमें, हमारे यहाँ का एकेडमिक एरिया पूरा इंटरकनेक्टेड है, ग्राउंड लेवल पे ही नहीं, एक ऊपर लेवल पे भी, कि लोग डायरेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो उसमें भी चढ़ने के लिए वो लगा हुआ है रैम्प। तो आई डोंट थिंक कि उनको कहीं स्पेशली दिक्कत आती होगी इस चलते।
ओके ओके ओके, इसका मतलब यही है कि कॉलेज जो बना है काफी ज्यादा ध्यान देकर बनाया गया है कि कोई अगर फिजिकली बिल्कुल। डिसेबल्ड या फिर कभी किसी को चोट वगैरह भी आ गया तो उसको कभी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। एक कॉलेज में जो एलुमनाई नेटवर्क होता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो देखते हैं कि इस कॉलेज कितना पहले स्टेब्लिश किया गया है, इसका एलुमनाई नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, क्योंकि एलुमनाई बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं अपने जो कॉलेज से, जिस कॉलेज या स्कूल से पास आउट किए रहते हैं। तो आईआईटी कानपुर के एलुमनाई नेटवर्क के बारे में मैं जानना चाहूंगा, और ये भी जानना चाहूंगा कि आईआईटी कानपुर में एलुमनाई से अगर कोई स्टूडेंट हेल्प लेना चाहता है तो क्या वो हेल्प करते हैं इजिली या फिर नहीं? जहाँ तक आईआईटी कानपुर के स्टैब्लिशमेंट की बात है तो आईआईटी कानपुर 1959 में स्टैब्लिश किया गया था। एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेंटर किया था आईआईटी कानपुर को इनिशियल फेजेस में। और हमारे यहाँ एक आउटरीच सेल नाम से एक प्रॉपर सेल है जो कि बस एलुमनाई रिलेशंस को मेंटेन करता है। सबका एक डेटाबेस मेंटेन्ड है। तो आई गेस, और बहुत बार जो भी उस टाइप के एलुमनाई लोग हैं वो लोग विजिट करते रहते हैं कैंपस को फॉर टॉक। हर काइंड ऑफ एलुमनाई, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड में अच्छा कर रहे हो, रिसर्च में अच्छा कर रहे हो, वो सिविल सर्विसेज में हो, या फिर वो फोटोग्राफी में हो। आपने सुना होगा एक आईआईटी कानपुर प्लस आईआईएम अहमदाबाद ग्रेजुएट है जो कि मुकुंदानंद, स्वामी मुकुंदानंद, जो कि स्पिरिचुअल लीडर है आज के डेट में। या तो एलुमनाई नेटवर्क बहुत वास्ट है, अ, बहुत डाइवर्स भी है और बहुत लार्ज भी है। क्योंकि कॉलेज का आप इतिहास देखेंगे तो 60 साल, 61वां साल चल रहा है, तो बड़ा तो है ही और बहुत डाइवर्सिफाइड भी है। क्योंकि आपको यहाँ के एलुमनाई रिसर्च में भी मिल जाएंगे, मैनेजमेंट के भी टॉप लैडर पे मिल जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी के भी टॉप लैडर पे मिल जाएंगे। एलुमनाई रिलेशंस काफी अच्छा है। एलुमनाई लोग इनफैक्ट आईआईटी कानपुर के नाम पे बहुत सपोर्ट कर देते हैं। अल्मा मैटर है अपना काफी लोग रिलेट कर पाते हैं इस चीज से। या क्योंकि कोई भी बड़ा कॉलेज सबके लाइफ में एक बहुत अहम हिस्सा निभाता है, एक बहुत टर्निंग पॉइंट रहता है सबके कैरियर में। स्पेशली एज ए ह्यूमन भी आप कॉलेज के लाइफ में बहुत ग्रो करते हैं, तो कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो लोग काफी रिलेट करते हैं। तो पीयूष, जो बच्चे होते हैं वो कॉलेज सेलेक्ट करने समय बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखते हैं, वो है प्लेसमेंट में क्या सैलरी मिलने वाला है, तो प्लेसमेंट कितना होगा या सैलरी कितना मिलेगा। अच्छा। और ये तो मतलब जनरल, जब स्टूडेंट्स ज्वाइन करने लगते हैं तो उस समय जनरल एक मेंटेलिटी रहती है कि भाई आईआईटी में जा रहे हैं बच्चे तो करोड़ों में प्लेसमेंट लेकर आएंगे। तो प्लेसमेंट का हम्म। सिनेरियो कैसा है और एवरेज पैकेज जो एक आईआईटी कानपुर का स्टूडेंट, और नॉट स्पेसिफिक टू ब्रांच, तो वो पैकेज कितना मिलता है, एक एवरेज पैकेज और प्लेसमेंट का सिनेरियो? पहली बात तो आयुष, ये 1 करोड़ वाली चीज तो पूरी मिथ है या कुछ राइट। लोग जरूर होते हैं जो कि 1 करोड़ प्लस का पैकेज लेके जाते हैं। वो भी डोमेस्टिक रोल में किसी को नहीं मिलती है उतनी पैकेज। जनरली लोग यूएस जाते हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज में उतना पैकेज मिलता है 1 करोड़ प्लस। जहाँ तक डोमेस्टिक पैकेज की बात है तो पैकेज मैक्सिमम, जहाँ तक मुझे पता है, एक बंदे का 72 lakhs गया था। और बाकी एवरेज पैकेज आईआईटी का, सब आईआईटी का इन जनरल 11 लाख है। 2-3 साल पहले का डेटा मैं बता रहा हूँ। और आईआईटी कानपुर का मतलब सबका मिला के, न्यू आईआईटी प्लस ओल्ड आईआईटीज मिला के 11 का है। और आईआईटी कानपुर का आई गेस 13 to 14 के बीच में कहीं का है एवरेज पैकेज। बट पैकेज डिपार्टमेंट वाइज आपके पर्सनल स्किल्स, पर्सनल इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस, वर्क एक्सपीरियंस, उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो पीयूष जो पैकेज का चिंता कॉलेज, नहीं करना है। 20 साल का, हाँ बीस क्या साल बोल का बच्चा अगर 20 साल का बच्चा, जनरल लोग जो आईटी से ग्रेजुएट करते हैं 20 से 22 साल के बीच में, तो आई थिंक इंडिया में 15 लाख इज ऑल्सो अ गुड एनफ पैकेज टू या स्टार्ट विथ। या पीयूष जो कॉलेज का लोकेलिटी होता है जहाँ पे कॉलेज स्टैब्लिश रहता है, क्योंकि आईआईटी वगैरह बहुत बड़े एरिया में स्टैब्लिश किए गए थे, तो ये जब स्टैब्लिश किए गए थे तो आउटस्कर्ट्स में स्टैब्लिश किए गए थे। बाद में वहां जाके सोसाइटी डेवलप हुई, वहां बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए, रेसिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया। तो आईआईटी कानपुर का जो लोकेशन है उसके आसपास क्या लोकेलिटी है, मतलब वो अभी भी आउटस्कर्ट्स में है या फिर वो शहर वहां पे बस गया, इसके बारे में क्या है? में दोनों के बीच में है। ना प्रॉपर आउटस्कर्ट्स में है ना प्रॉपर शहर में है। शहर डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, बट जहाँ तक शहर से आपको क्या लेना देना, आपको सामान का जरूरत पड़ सकता है, आपको किसी ऐसे एमिनिटीज का जरूरत पड़ सकता है। तो आईटी कानपुर में आपको उस चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास हर वैरायटी का दुकान है जिसमें, और आज ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है तो आपको वो डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी।
और बाकी जहाँ तक रेलवे स्टेशन, जो बेसिक एमिनिटीज है रेलवे स्टेशन वगैरह, तो वो अभी भी दूर है। मेट्रो बन रहा है, मेट्रो का काम चालू है, 2024 तक बनने का आई गेस डेडलाइन है। तो अगर वो बन जाएगा तो वुमेन सेफ्टी का जहाँ तक हम बात कर रहे थे और कनेक्टिविटी का बात, तो दोनों काफी बेटर हो जाएगा, काफी इम्प्रूव हो जाएगा। नहीं, जहां तक मुझे पता है आईआईटी बॉम्बे जो है वहां का जो एरिया अगल बगल लोकेलिटी बन गया था वो काफी पॉस एरिया है, पूरे मुंबई का काफी पॉस एरिया। मुझे लगा कि आईआईटी कानपुर भी ऐसा कुछ स्टेब्लिश हो गया होगा या फिर शहर बस गया होगा, तो इसीलिए मेरा ये सवाल था। नहीं 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 तो नहीं और नहीं अभी नहीं, जो आपने ऐसा बताया कुछ नहीं डेली हुआ। यूज का आइटम्स, इसी पे मेरा एक और सवाल है कि जो डेली यूज के आइटम्स होते हैं जैसे साबुन हो गया, टूथपेस्ट, स्टेशनरी आइटम्स, जेरोक्स, तो इसके लिए क्या मतलब मुझे बाहर जाना पड़ता है या फिर कॉलेज के अंदर ही इसके शॉप्स हैं कि मैं वहां पे जाके सब कुछ मुझे अवेलेबल हो डेली डेली यूज का? हमारे यहाँ हर हॉस्टल में आपको एक नॉर्मल किराना का दुकान अवेलेबल है, एक धोबी का दुकान अवेलेबल है, एक बार्बर का दुकान अवेलेबल है। और किराना का दुकान मल्टीपर्पज, उसमें आपको स्टेशनरी भी मिल जाएगा, लैप शीट भी मिल जाएगा, टूथपेस्ट भी मिल जाएगा, जेरोक्स भी कर देगा। तो जितना उसको समझ में आता है कि जो लोगों का डे टू डे बेसिस पे जो जरूरत रहती है वो हॉस्टल में ही आपकी पूरी हो जाएगी। उसके अलावा शॉपिंग सेंटर्स है, दो दो शॉपिंग सेंटर है, जेरोक्स लाइब्रेरी वगैरह में भी हो जाता है। तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको, आई वॉकिंग गेस डिस्टेंस पे ही सब चीज अवेलेबल है। आई गेस जो सेलो का तुमने बताया अभी कि सेलो भी हर हॉस्टल में है, जो कि आईआईटी बॉम्बे में तो नहीं है अभी तक हर हॉस्टल का एक सेलो, तो आई गेस कि इसका भी चार्जेस काफी नॉमिनल होगा, जो हमारा होम टाउन है उससे भी सस्ता होगा आई गेस। नहीं, आई थिंक वो तो ठीक ठाक है, मतलब बाल कटाने का 40 से 50 रुपया लगता है। और जो स्टैंडर्ड सैलून वगैरह है शॉपिंग सेंटर में, उसमें आपको नॉर्मल चार्जेस 100-120 लगता है हेयर कट का, शैम्पू वगैरह के साथ। वही मैंने बोला कि जो टायर 3 या टायर 2 सिटीज है उसके हिसाब से सेम है, टायर 1 के हिसाब से वो 40 रुपए काफी सस्ता हुआ हाँ, एक सेलो में। सस्ता है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो स्टार्टअप जो वर्ड है काफी फैंसी वर्ड है, लोग आजकल जिसको हाँ देखो स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, ये बहुत अंदर से कीड़ा दौड़ रहा है। कॉलेज लाइफ में तो दौड़ ही रहा है, अब तो स्कूल स्टूडेंट्स में भी ये है कि स्टार्टअप करना है, मुझे स्कूल में ही स्टार्टअप करना है। तो स्टार्टअप कल्चर को बिल्ड करने के लिए आईआईटी कानपुर कितना अच्छा है कि कोई बंदा आईआईटी कानपुर में अगर स्टार्टअप खोलना चाहता है तो क्या उसको कॉलेज सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता, उस बंदे को खुद से करना पड़ता है? इसके बारे में कुछ बताएं। जैसे कि आई थिंक अब सारे आईआईटीज में अपना इंक्यूबेशन सेंटर है, जहाँ पे आप अपने कॉलेज की कंपनीज को, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, आपके कोई स्टूडेंट नई कंपनी बिल्ड करना चाह रहे हैं, उसको लोग इंक्यूबेट करता है, उसका सारी इनिशियल फेज की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, मेंटरशिप प्रोवाइड करता है, तो वो है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे सेट भी इनोवेशन एंड रिसर्च सेंटर है, जो कि आपको कुछ मॉनिटरी भी काफी हेल्प करता है, आपको अपना इनिशियल फेज में बेस बनाने में, आपको टेक ऑफ करने में आपको हेल्प करता है। और जहाँ तक मेंटरशिप की बात है, एकेडमिक मेंटरशिप की, रिसर्च मेंटरशिप की, तो वो तो प्रोफेसर कॉलेज के हैं, वो लोग काफी सीनियर है इस फील्ड में, तो वो लोग से काफी हेल्प मिल जाती है। Yeah. जहाँ तक बात है कि एक सिटी का भी बहुत प्रोमिनेंट रोल होता है, आप क्या करना चाह रहे हैं उसमें, तो आई थिंक कानपुर उसमें थोड़ा पीछे रह जाता है, क्योंकि कानपुर में ऐसा डेवलप नहीं किया है। इसमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली के पास बेटर चांसेस है, क्योंकि स्टार्टअप में आपको एक कनेक्शन भी बनाना पड़ता है वैसे लोगों के साथ, वैसे इंडस्ट्रीज में आपको अपने प्रोडक्ट को पिच करना पड़ेगा। या तो आई थिंक वो बॉम्बे, दिल्ली या फिर किसी भी बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में आसान रहेगा कानपुर के कंपैरिजन में। बट जहाँ तक कॉलेज की बात है मेरे हिसाब से, तो उसमें कॉलेज अपने साइड से कोई कमी नहीं करती है कि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत फेस करनी पड़े। अभी आपने नोक्का रोबोटिक्स के बारे में सुना होगा, या जो कि बहुत जो कि बहुत सस्ते में वेंटिलेटर बना रहा है कोविड के लिए। जो श्वासा मास्क बना है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी भी अयोध्या जन्मभूमि में पहन के गए थे, तो वो भी आईआईटी कानपुर का इंक्यूबेशन सेंटर से बना है। तो काफी हेल्दी इन्वायरमेंट है ग्रो करने के लिए। इनोवेशन तो मतलब भर भर के पड़ा हुआ है आईआईटी कानपुर में, और एकेडमिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है आईआईटी कानपुर की। आईआईटी कानपुर गए तो मतलब भाई पढ़ना पड़ेगा, मुझे 4 साल तो प्योर पढ़ना है, पढ़ाई के अलावा बाकी चीज करने की टाइम थोड़ी कम मिलती है, एकेडमिक लोड थोड़ा ज्यादा होता है, ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी बताया गया और बच्चे अपने दोस्तों से भी सुनते हैं। तो क्या ये एकेडमिक लोड वाली बात सही है कि या फिर ऐसा है कि मैं मतलब बाकी कॉलेजेस में ऐसा होता है कि लास्ट 2-3 दिन पढ़ के अच्छे डिसेंट इनफ ग्रेड आ जाता है?
ये चीज आई थिंक आईआईटी कानपुर में होता या नहीं होता, ये आप बता दे तो ज्यादा बेटर होगा। नहीं, कॉलेज लोड तो है एकदम, मैं मना नहीं करूंगा इस बात से कि पढ़ना पड़ता है। एक मेन हम लोग का कॉलेज थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा है, मतलब एकेडमिक्स पे काफ़ी फोकस करता है, तो उसके लिए करिकुलम थोड़े बाकी आईआईटी से आई थिंक एक्सटेंसिव होगा। बट 2-3 दिन पढ़ने के पास करने वाला, अच्छा ग्रेड लाने वाला सीन हर जगह चलता है। हमारे यहाँ हर वीक टेस्ट हो जाती है, हर वीक। जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में हर वीक हम लोग थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में हर वीक 3-3 एग्जाम दिए हैं। तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन वाला जो सीन है वो हमारे यहाँ हमेशा से रहा है, तो उसके चलते थोड़ा आपको ड्यूरिंग द सेमेस्टर भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। बाकी 2-3 दिन वाला फंडा हर जगह काम करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम आई थिंक थोड़ा लास्ट सेगमेंट में आ गए, तो हॉस्टल का जो रूल्स है वो क्या स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा है क्या, कि लाइक अगर किसी को दोस्त को एंट्री कराना है या फिर किसी दोस्त के साथ आना है तो उसमें लाइक थोड़ा लेनिएंट है या स्ट्रिक्ट है, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं एक पुराने पॉइंट में एक ऐड करना चाहूंगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बाकी चीज के लिए टाइम नहीं मिलता है। या आप बिल्कुल। टाइम निकाल सकते हो, टाइम सबके पास 24 ही घंटा है, बहुत लोग उसमें बहुत कुछ करते हैं, तो आपको टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि लोड इतना ज्यादा है कि आपको और आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता है। और जहाँ तक हॉस्टल के नियमों की बात है, तो हमारे यहाँ बॉयज़ हॉस्टल में बॉयज़ को आने के लिए तो कोई एंट्री की जरूरत नहीं है। गर्ल्स आती हैं तो उनको आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, गेट पे जो गार्ड रहता है उनको एंट्री करनी पड़ती है प्रॉपर। बट आई थिंक इसके मामले में आईआईटी कानपुर सोशली भी और उनका थॉट काफ़ी फॉरवर्ड है, इन द सेंस कि हमारे यहाँ गर्ल्स को रिस्ट्रिक्शन नहीं है बॉयज़ हॉस्टल में आने का। वो लोग सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक हम बॉयज़ हॉस्टल में रह सकती हैं। जिस कोई डिस्कशन करना है अपने फ्रेंड के साथ आई हुई है तो आईडी कार्ड सबमिट कीजिए, एंट्री कीजिए। बट 12 to 6 आप नहीं रुक सकते हो, बाद बाकी टाइम आप रुक सकते हो। और जहाँ तक कॉलेज से बाहर जाने की भी बात है, तो आपको ऐसा किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं आ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आप गेट पे जाइए, जाते टाइम अगर आप कैब वगैरह से जा रहे हैं तो एंट्री करा के जाइए, दैट्स ऑल। ओके ओके। मतलब दे ट्रीट यू एज एन एडल्ट, तो आप ओके। अपना डिसीजन खुद लीजिए, ऐसा वो लोग चाहते हैं। इतना मॉनिटरिंग नहीं करते हैं कि कौन तो कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है। कॉलेज फेस्टिवल जो होता है ये भी बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है किसी कॉलेज में आने के लिए, कि कॉलेज फेस्टिवल में बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलने में मिल जाता है या फिर बड़ा बड़ा इवेंट्स देखने मिल जाता है। तो कॉलेज फेस्टिवल आईआईटी कानपुर का कैसा है, मतलब इसका क्या लेवल रहता है, कितने लोग आते हैं, कौन से सेलेब्स आते हैं, किस प्रकार का फेस्ट होता है, ये फेस्ट ऑर्गेनाइज कौन कराता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अ, अगर नंबर ऑफ फेस्ट की बात करूँ तो फेस्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको टाइम नहीं मिलेगा अगर आप फेस्ट में प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि 3 मेजर फेस्ट होते हैं हमारे यहाँ, जो कि बाहर के भी लोग आते हैं। जैसे कल्चरल फेस्ट हो गया अंतराग्नि, टेक्निकल फेस्ट हो गया टेकृति, स्पोर्ट्स फेस्ट हो गया उद्घोष। उसके अलावा इंट्रा कॉलेज हॉस्टल्स के बीच का इंटर हॉस्टल बहुत सारा कंपटीशन चलते रहता है, प्रॉपर फेस्ट जनरल चैंपियनशिप, जो कि लोग इसमें देखे होंगे छिछोरे मूवी में, जो जनरल चैंपियनशिप है जिसके लिए इतना क्रेज है, इतना एंथुजियाज्म है, तो वो बहुत टाइम आपका कंज्यूम करके रखता है अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जहाँ तक कल्चरल फेस्ट वगैरह की बात है, तो बजट काफ़ी अच्छा रहता है, आपको काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा, काफ़ी काफ़ी कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, फुटफॉल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब आई थिंक कि मैंने उस वैसा परफॉर्मेंस या वैसा फेस्टिवल सेलिब्रेशन आज तक नहीं देखा होगा कॉलेज आने से पहले। बट जहाँ तक सेलेब्स की बात है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि सिटी छोटी है कंपैरिजन टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज, तो उसका थोड़ा दिक्कत आता है। जैसे हम लोग को लखनऊ जाना पड़ता है एयरपोर्ट के लिए, या प्रॉपर फ्लाइट वहां से अगर किसी सेलेब को बुलाना रहता है तो वहां से हम लोग को ले आना रहता है। कोई बड़ा पर्सनालिटी आता है तो उसको या तो दिल्ली से बुलाना पड़ता है, तो इसके चलते थोड़े इशूज आते हैं। बट बहुत टॉप A स्टार रेटेड एक्टर या A स्टार सेलिब नहीं आ पाते हो, बट डिसेंट एनफ आते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ लास्ट टाइम सोनू निगम आए थे म्यूजिक परफॉर्मेंस देने, कॉमेडियन में निशांत तन्वर हो गए, राहुल सुब्रमण्यम हो गए, विश्वा कल्याण रथ हो गए। तो ये लोग बहुत फ्रिक्वेंट, मतलब इवेंट होते रहेगा, आपको एंगेज करते रहेगा, आपको मजा आते रहेगा। फेस्ट, जहाँ तक फेस्ट हैंडलिंग की बात है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि स्टूडेंट्स को एज एन एडल्ट प्रॉपर एडल्ट ट्रीट किया जाता है। तो स्टूडेंट बॉडी ही होती है जो कि फेस्ट को ऑर्गेनाइज कराती है। उसमें फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हेड होते हैं, थर्ड ईयर वाले उनके हेल्पिंग हैंड होते हैं, मैनेजर होते हैं, सेकेंड ईयर वाले सेक्रेटरी होते हैं, ऐसे एक हायरार्कियल
ऑर्डर है जिसको लोग फॉलो करते हैं। बहुत सारी टीम्स होती है, मार्केटिंग टीम्स होती है, सेल्स होती है, तो काफी सिस्टमैटिक वे में वो लोग बजट प्रपोज करते हैं, टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं, सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं। तो काफी इनरिचिंग माहौल रहता है देखने वाले लोग के लिए भी, और जो लोग मैनेज कराते हैं उनके लिए तो खासकर। सबके साथ उनको मिलने का मौका मिलता है पर्सनली। बच्चों में क्रेज रहता है सेलेब से मिलने का, फोटो खिंचाने का, तो वो लोग को काफी इजीली मौका मिल जाता है। आप मैनेज कर रहे हो फिर तो आप आराम से जाके बगल में स्पेशल एंट्री है आपको, ये सब फायदा रहता है। तो वही थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू है, बाकी तो फिर भी लेकिन अच्छे से काफी बड़े बड़े सेलेब्स आ चुके हैं, जैसा कि पीयूष ने भी नाम बताया, निशांत तन्वर या फिर सोनू निगम, काफी बड़े बड़े ए रेटेड स्टार्स जा चुके हैं। वो कनेक्टिविटी की इशू में थोड़ा सा लाइक माइनर प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे फेस्ट बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है किसी भी स्टूडेंट का एकेडमिक्स लोड ले पे। तो फेस्ट पे ठीक है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे कि बहुत अच्छा स्टार्स नहीं आता, तो इसलिए मैं आईआईटी कानपुर नहीं जाऊंगा, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट कोई रीजन नहीं रखे। तो नहीं नहीं, इसी के साथ, मतलब हाँ पीयूष बोले। वैसा फेस्ट तो आप लोग बच्चे में नहीं देखे होंगे। आईआईटीज में हायरार्की हो सकती है कि इस आईआईटी का बेटर है, बट जिस आईआईटी में सबसे छोटा फेस्ट होता होगा वैसा फेस्ट भी बाकी कहीं नहीं हो पाता है मेरे हिसाब से। तो वो भी खुद में एक न्यू एक्सपीरियंस रहता है। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, फर्स्ट ईयर में आप काफी इंजॉय करोगे, सेकेंड ईयर में थोड़ा कम, थर्ड ईयर में आप इतने यूज टू हो जाओगे। जैसे कि मेरे एक भैया आए थे किसी बाहर कॉलेज से, उधर में जाने के भी मूड में नहीं थे कि ठीक है अपना रिलैक्स कर रहे हैं उनको, वो काफी भाई विशाल से कर, चलो इनका लाइव कॉन्सर्ट एंजॉय करना। तो आईटीज में इन जनरल प्लेटफॉर्म बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म है हर चीज के मामले में, चाहे वो कैट्स हो, इवेंट्स हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। या जिसको हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट कहते हैं, आईआईटी में आने के बाद वो चीज जरूर मिलता है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं ये सेशन बिल्कुल बिल्कुल। इंस्टी एक्सप्रेस का, कि जिसमें हम लोग अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ जाकर उसके कॉलेज के इंसाइट्स लेते हैं, ना कि खुद से जाके कोई रिव्यू दे रहे हैं किसी कॉलेज के बारे में जो मुझे खुद नहीं पता है। तो धन्यवाद पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आईआईटी कानपुर में जाना चाहते हैं, उनको कमेंट करके टैग करें, हमारे फेसबुक को पेज को लाइक करें। इससे होगा क्या कि किसी ना किसी एक कोने में कोई ना कोई एक बंदा होगा जिससे इस इंफॉर्मेशन की नीड होगी, उस बंदे को ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, बस हम वहां पे ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इसी के साथ खत्म करते हैं ये सेशन।